हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। फ्रेंड्स, एमपी जीके में एमपी रिवर सिस्टम हमारा चल रहा था और लास्ट क्लास में हमने नर्मदा प्रवाह तंत्र को बहुत डिटेल में देखा था, समग्र अध्ययन किया था, ए टू जेड समग्र अध्ययन। क्लास थोड़ा सा लंबी हो गई थी और एमसीक्यूज हम नहीं लगा पाए थे। तो आज की क्लास में हम नर्मदा नदी से रिलेटेड सारे एग्जाम्स में बने हुए एमसीक्यूज लगाएंगे और साथ में नर्मदा नदी से रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो हम कवर करेंगे। तो क्लास थोड़ा सा लंबी हो सकती है, इसलिए मैं बहुत फास्ट रखूँगा स्पीड। तो फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमारी स्पीड फास्ट रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नर्मदा अपवाह तंत्र। सबसे पहले आईएमपी फैक्ट्स। तो नर्मदा नदी को किस किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? नर्मदा नदी को सोमदेवी, ठीक, सोमदेवी, सोमोद्भवा, सोमोद्भवा, सोमप्रभा, ओके, सोमप्रभा, ओके। उसके बाद फिर आप आ जाइए तो शंकरी, शंकरी, शिवपुत्री, ध्यान दीजिएगा एक एक नाम, कई नाम एग्जाम्स में बन चुके हैं। शिवपुत्री, रुद्र कन्या, रुद्र कन्या, रेवा, रेवा के बाद फिर आप आ जाइए अमरकंठी, अमरकंठी, और सप्तगंगा आदि नामों से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी के 20 अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख नाम आपको मैंने बता दिए। शिवपुत्री पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, रेवा पूछा जा चुका है। मैंने लास्ट क्लास में नर्मदा का अर्थ भी बताया था, यहाँ मैं शॉर्ट में रिवाइज कर दे रहा हूँ। नर्मदा का अर्थ होता है कोमल भावनाएं उत्पन्न करने वाली, रेवा का अर्थ होता है उछल कूद करने वाली। तो पहाड़ी इलाकों में जहाँ ये कलकल करती हुई पर्वतों से जलप्रपात बनाती हुई गिरती है, वहाँ इसे रेवा कहा जाता है। और जब इसकी धारा जबलपुर के बाद मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद शांत हो जाती है तो कोमल धारा को नर्मदा प्राचीन काल में कहा जाता था। अब तो सबको हम नर्मदा ही कहते हैं, पूरी कंप्लीट नदी को। ओके फ्रेंड्स, फिर हम आते हैं नामादोस किसने कहा है? नर्मदा नदी को नामादोस किसने कहा है? तो फ्रेंड्स, यूनानी भूगोलविद हैं टॉलेमी। टॉलेमी ने नर्मदा नदी को क्या कहा है? नामदोस या नामादोस कहा है। ओके फ्रेंड्स, फिर आता है, इसको हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी है, मालवा की नर्मदा क्षिप्रा नदी है। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी है, पश्चिमी भारत की गंगा चंबल नदी है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम आते हैं इसमें कि भारत की कौन से नंबर की नदी है? तो भारत की 5वीं बड़ी नदी है, 5वीं बड़ी नदी है लंबाई के आधार पर। ओके फ्रेंड्स, और अपवाह के आधार पर कौन सी नदी है? अपवाह क्षेत्र के आधार पर 7वीं बड़ी नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र मैंने आपको 93,180 वर्ग किलोमीटर बताया है, जो कि कई बुक्स में दिया हुआ है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, यदि आपको 98,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास कोई डाटा आता है तो आपको इसको लगाना है, फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देना, 98,000 वर्ग किलोमीटर को। ओके फ्रेंड्स, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की लंबाई है फ्रेंड्स 1312 किलोमीटर, जिसमें से 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट आ जाता है जिले। जिले कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है? तो इसकी मैंने आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक दे रखी है, जो है ऐड, मंजन, हर, सिहर, देखम, खदबली। खदबली एक ऐसा ऐड बनाइए जो हर शहर में एक ऐसा ऐड बनाइए जो हर शहर में देखा जाए। ऐड किसका होना चाहिए? मंजन का। एक ऐसा ऐड बनाइए जो मंजन का हो, हर शहर में देखा जाए और खलबली मचा दे। तो ए से आ जाएगा अनूपपुर, डी से आ जाएगा डिंडोरी, माँ से आ जाएगा मंजन, माँ से मंजन नहीं सॉरी मंडला आ जाएगा, जा से जबलपुर, ना से नरसिंहपुर, हा से होशंगाबाद, रा से रायसेन, सी से सीहोर, फिर हा से हरदा, फिर आपका आ जाए सॉरी हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, हर से हरदा आएगा, दे से देवास, खम से आ जाएगा खंडवा, खा से खरगोन, धा से धार, बा से बड़वानी, ली से अलीराजपुर। तो ये 15 जिलों से प्रवाहित होती है। कितने जिलों से प्रवाहित होती है नर्मदा नदी? 15 जिलों से। सिवनी को छूते हुए आगे बढ़ती है। ओके फ्रेंड्स, समागम, नर्मदा नदी का समागम कहाँ होता है? तो नर्मदा नदी का समागम गुजरात में भड़ौत जिले में खंबात की खाड़ी में होता है। कहाँ पर होता है? खंबात की खाड़ी में होता है। और नर्मदा नदी डेल्टा न बना करके वहां पर 27 किलोमीटर लंबी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो कभी कभी आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि नर्मदा के प्रवाह में पड़ने वाला अंतिम जिला कौन सा है? तो नर्मदा के प्रवाह में पड़ने वाला अंतिम जिला कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? वो हो जाएगा भड़ौच। और मध्य प्रदेश में नर्मदा के प्रवाह में पड़ने वाला अंतिम जिला कौन सा है आपका? तो अलीराजपुर। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेंड्स, तो नर्मदा नदी किस में बहती है? तो ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी बहती है भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी। ओके फ्रेंड्स,
भ्रंश घाटी, जिस या फिर आप इसको रिफ्ट वैली भी कह सकते हैं। अब मैंने आपको गार्ज तो बता दिया, गार्ज से कौन बह रही थी, सोन नदी, कैसे बनता है ये भी बताया था। इसकी संरचना देखने में तो गार्ज और हम रिफ्ट वैली में अंतर नहीं कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, जब इस तरीके का धरातल है और कोई भाग धंस जाता है बीच का, मान लीजिए ये भाग बहुत अंदर तक धंस गया, तो धंसने के कारण क्या बनती है, भ्रंश घाटी, या कुछ इस तरीके से भाग फैला हुआ है, ये भाग धंस गया, तो ये जो भाग धंस गया ये भ्रंश घाटी हो गई, और ये पर्वत को फिर हम क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा फास्ट रखेंगे स्पीड। तो नर्मदा नदी रिफ्ट वैली में बहती है, ओके, रिफ्ट वैली में बहती है या भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा का वाहन कौन सा है, तो नर्मदा का वाहन है फ्रेंड्स मगरमच्छ। ओके, कितने राज्यों में बहती है, तो नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर के बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश में इसके कुल प्रवाह का 89.9%, मध्य प्रदेश में 2.7%, महाराष्ट्र में 8.7% लगभग कहां पर आता है, गुजरात में आता है। तो कितने राज्यों से होकर के बही, 3 राज्यों से। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर के बही, तो 15। फिर आते हैं फ्रेंड्स हम कि उत्तर और दक्षिण भारत की प्राकृतिक सीमा या पारंपरिक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। फिर आते हैं मैदानी भाग में, किस भाग से या किस शहर से नर्मदा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो फ्रेंड्स जबलपुर। कौन सा शहर है, जबलपुर। जबलपुर से नर्मदा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। सबसे प्राचीन ओके, नर्मदा के किनारे किस स्थान पर सबसे प्राचीन मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है, या नर्मदा के किनारे किस स्थान से भारत में सबसे प्राचीन मानव अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो स्थान है फ्रेंड्स हथनौरा। लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता रखा है। हथनौरा से 1980 में एक मानव खोपड़ी खोजी गई, जिसकी उम्र लगभग 5 लाख साल से भी पुरानी बताई जाती है, और इसको खोजा था अरुण साकलिया ने। इसको नर्मदा मानव का नाम भी दिया जाता है। ये भारत में प्रागैतिहासिक काल के सबसे प्राचीन अवशेष हैं, और मैंने वहां पर सबसे प्राचीन और सबसे पहले पाए गए अवशेष में आपका जो डिस्प्यूट होता है क्वेश्चन का, वो भी आपको डिटेल में बताया था। नेक्स्ट हम आते हैं कि सहायक नदियां, तो सहायक नदियां मध्य नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं फ्रेंड्स। नर्मदा की कितनी सहायक नदियां हैं, 41। ओके, ये आपकी नर्मदा रिवर। तो 19 जो नदियां हैं वो दाएं तट पर आती हैं, और 22 नदियां जो है वो बाएं तट की सहायक नदियां हैं। दाएं तट की सहायक नदियों में कौन कौन सी आ जाती है, हिरन आ जाएगी आपकी, फिर उसके बाद आ जाएगी तेंदुनी आ जाएगी, तेंदुनी के बाद फिर आप आ जाइए तो जामनेर आ जाएगी, दतूनी आ जाएगी, मान आ जाएगी, हथनी आ जाएगी, और आपका बाएं तट की सहायक नदियों में तो बंजर आ जाएगी, बंजर के बाद फिर कौन सी आ जाएगी, शेर आ जाएगी, शेर के बाद फिर शक्कर, शक्कर के बाद दूधी, दूधी के बाद गंजाल, फिर आपकी आ जाएगी गंजाल के पहले यहाँ पर तवा आएगी, तवा के बाद गंजाल, गंजाल के बाद छोटी तवा, फिर वेदा, कुंदी, गोई। ये सब सहायक नदियां हैं इसकी। तो लास्ट क्लास में हमने एक एक जिलेवार देखा हुआ है कि कौन सी नदी कहां पर मिलती है। मैं शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं, नाम लिख देता हूं। हिरण, हिरण के बाद आपका जाएगा तंदूनी, तंदूनी के बाद आपकी आ जाएगी जामनेर, जामनेर के बाद आ जाएगी दतूनी, दतूनी और जामनेर के पहले एक और आ जाएगी आपकी दतूनी, और फिर आप आ जाइए कोलार, कोलार के बाद फिर आपकी आ जाएगी मान, मान के बाद आपकी आ जाएगी हथनी। तो एक एक करके हिरण कहां पर मिलती है, नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में किससे मिल जाती है आपका, तो हिरण नरसिंहपुर में आपकी मिल जाती है नर्मदा से। तंदूनी कहां पर मिलती है, रायसेन में, सब नर्मदा से मिलेंगी। जामनेर, जामनेर और दतूनी, जामनेर और दतूनी दोनों कहां पर, देवास में, नर्मदा से मिलती हैं। कोलार कहां पर, सीहोर में, सीहोर में मिलती है। मान धार में मिलती है, और हथनी जो है अलीराजपुर में, अलीराजपुर में किससे मिलती है, नर्मदा से। ये कौन से तट की सहायक नदियां हो गई, दाएं तट की सहायक नदियां। अब आ जाते हैं हम फ्रेंड्स बाएं तट की सहायक नदियों में। तो बंजर, बंजर के बाद आ जाइए आप शक्कर, शक्कर के बाद आप आ जाइए दूधी, दूधी के बाद आप आ जाइए तो गंजा, तवा, तवा, तवा के बाद आ जाइए गंजाल, गंजाल के बाद आ जाइए छोटी तवा, छोटी तवा, फिर आ जाइए वेदा, कुंदी, गोई। ओके फ्रेंड्स, तो बंजर, बंजर कहां पर, मंडला में मिलती है। मंडला में किससे मिलती है, आपकी नर्मदा से। शक्कर नदी मिलती है गाड़रवाड़ा नरसिंहपुर में। दूधी
और तवा। दूधी मिलती है नरसिंहपुर, रायसेन, और आपका नरसिंहपुर हो जाएगा, रायसेन हो जाएगा फ्रेंड्स, और एक जिला हो जाएगा होशंगाबाद। होशंगाबाद की सीमा पर किसमें मिल जाती है जाकर के? नर्मदा में। तवा नदी होशंगाबाद में मिलती है। ये गंजाल नदी हरदा और होशंगाबाद की सीमा बनाती हुई किसमें मिल जाती है? नर्मदा में। छोटी तवा खंडवा में। खंडवा में किसमें मिल जाती है? नर्मदा में। वेदा और कुंदी दोनों कहां पर मिलती हैं? खरगोन में। और गोई नदी बड़वानी में, बड़वानी में नर्मदा में मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारा का सारा आपका क्लियर हो गया। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट में। तो नर्मदा नदी द्वारा बनाए जाने वाले जलप्रपात। तो नर्मदा नदी अनूपपुर में 2 जलप्रपातों का निर्माण करती है। एक हो गया आपका कपिल धारा और दूसरा हो गया आपका दुग्ध धारा, जिसे दुर्वासा धारा भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया। तो दोनों कहां पर बनाती है? अनूपपुर अमरकंटक में बनाती है। उसके बाद आपका आ जाता है धुआंधार। धुआंधार कहां पर बनाया जाता है फ्रेंड्स? धुआंधार बनाती है भेड़ाघाट, जबलपुर में बनाती है, ठीक है ना, जबलपुर। उसके बाद फिर नेक्स्ट फ्रेंड्स तो आपका जाता है मंधाता। मंधाता जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात। मंधाता और दर्दी जलप्रपात दोनों कहां पर बनाती है? बड़वा, खंडवा में बनाती है। ओके, उसके बाद फिर आ जाता है फ्रेंड्स आपका सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा, तो सहस्त्रधारा जलप्रपात फ्रेंड्स कहां पर बनाती है? तो ये बनाती है आपकी महेश्वर में। तो ये नर्मदा नदी द्वारा बनाए जाने वाले प्रमुख जलप्रपात फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मिटा दिए जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा के किनारे बसे प्रमुख तटीय नगर। तो नर्मदा के किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं? तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मंडला। मंडला के बाद जो आता है जबलपुर। ओके, जबलपुर। नरसिंहपुर थोड़ा सा दूर है लेकिन इसको भी माना जाता है, नरसिंहपुर। ओके, नरसिंहपुर। होशंगाबाद, होशंगाबाद। ओके, फिर आप आ जाइए नेमावर, नेमावर। ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर। महेश्वर, महेश्वर। ओके, फिर आपका जो प्रमुख नगर आ जाएगा वो आ जाएगा भड़ौच, भड़ौच। तो ये सारे के सारे नगर जो हैं आपके नर्मदा के तट पर बसे हुए हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है परियोजनाएं। तो नर्मदा घाटी परियोजनाएं मैंने आपको बताया था, जिसके तहत 29 बड़े और आपका 130 मध्यम और लगभग 3000 छोटे डैमों का निर्माण किया जाना है। तो इस पूरी परियोजना के तहत निर्मित किया गया सबसे पहला बड़ा बांध कौन सा था? बरगी। हमने देखा था फ्रेंड्स 1975 में स्टार्ट हुआ था। ये सब हम डिटेल में देख चुके हैं, आज तो सिर्फ हमको बांध देखना है। तो बरगी कहां पर है? जबलपुर में है। नेक्स्ट बांध जो आता है वो आता है फ्रेंड्स इंदिरा सागर। ठीक, अगर डिटेल में देखना है आप लोगों को इन बांधों के बारे में, परियोजनाओं के बारे में, तो लास्ट क्लास आप देख सकते हैं। इंदिरा सागर कहां पर है? पुनासा, खंडवा में है। ओके फ्रेंड्स, पुनासा, खंडवा। इसके बाद हम देखते हैं ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर कहां पर है? तो ये आपका आ जाएगा खंडवा में है। ओके, फिर आपका आ जाता है महेश्वर परियोजना। महेश्वर परियोजना कहां पर आ जाएगी? तो खरगोन आ जाएगी। और सरदार सरोवर, सरदार सरोवर कहां पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है आपकी वो आ जाती है नर्मदा जिला, गुजरात में। मैंने लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सरदार सरोवर परियोजना जो बनी है नर्मदा जिले में, एक टापू है जिस पर भारत की सबसे ऊंची या विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उस टापू का नाम क्या है? तो उस टापू का नाम है साधु बेट। कौन से टापू पर बनी हुई है वो फ्रेंड्स? साधु बेट। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा तटीय नगर परियोजनाएं हो गई। द्वीप, नर्मदा नदी पर कौन कौन से प्रमुख द्वीप हैं? तो ऐसे तो छोटे छोटे द्वीप भी कई हैं, लेकिन मुख्य द्वीप सबसे पहले फ्रेंड्स ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर कौन सी नदियों के संगम पर बसा हुआ है? नर्मदा और कावेरी। ध्यान दीजिएगा, कावेरी नाम की एक नदी है जो किसकी सहायक है? नर्मदा की। नर्मदा और कावेरी के संगम पर ओंकारेश्वर है। इसका जो आकार है वो पवित्र ओम के आकार का है, इसलिए इसको ओंकारेश्वर भी कहा जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं साधु बट। साधु बट या साधु बेट, जिस पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात में। फिर आपका जाता है अदिया बेट या अलिया बेट। अदिया बेट और खदिया बेट, अदिया बेट और खदिया बेट, ये दोनों द्वीप किस पर हैं? नर्मदा पर हैं। तो ये सारे द्वीप नर्मदा नदी पर हो गए। ओके फ्रेंड्स, फिर आ जाते हैं प्रमुख प्रमुख घाट जो नर्मदा नदी पर हैं। तो सबसे पहले आ जाता है रामघाट। रामघाट कहां पर आता है? रामघाट आता है आपका अमरकंटक में, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर। अब इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछने का अर्थ नहीं होता। जब आपसे ये क्वेश्चन बना हुआ था पीईबी एग्जाम में कि रामघाट
थोड़ा सा यहाँ भी देखते हुए बनाइए कि रामघाट किस नदी के किनारे है। वहां पर क्षिप्रा और नर्मदा दोनों दिया हुआ था, तो रामघाट नर्मदा नदी के किनारे भी है। तो नर्मदा नदी के किनारे रामघाट कहां पर है? अमरकंटक में है। इसके बाद आ जाइए तो लमेटा, लमेटा के बाद आ जाइए तो ग्वारी घाट, सब में जोड़ते चलिएगा, ग्वारी घाट, भेड़ा घाट, ये सब कहां पर आ जाएंगे? जबलपुर में आ जाएंगे। ओके, फिर आपका आ जाएगा तो बरमान घाट, बरमान घाट कहां पर आ जाएगा? नरसिंहपुर में आ जाएगा। फिर आपका जाएगा रिद्धनाथ घाट और सिद्धनाथ घाट, है ना, रिद्धनाथ घाट और सिद्धनाथ घाट, एक नेमावर में और एक हंडिया में, और यहीं पर नर्मदा का नाभि कुंड है। नाभि कुंड कहां पर है नर्मदा का? यहीं पर नेमावर और हंडिया के बीच। फिर आपका जाएगा देवी अहिल्या घाट, देवी अहिल्या घाट कहां पर आ जाएगा? देवी अहिल्या घाट आ जाएगा महेश्वर में। ओके फ्रेंड्स, फिर इसके बाद आपका आ जाता है नर्मदा को जीवित इकाई का दर्जा कब दिया गया? तो एकमात्र नदी है जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है फ्रेंड्स, वो दिया गया है 2017 में नर्मदा नदी को। नर्मदा क्षिप्रा लिंक, तो नर्मदा क्षिप्रा लिंक जो है फ्रेंड्स, वो बड़वाह से जो पानी है वो जैनी गांव तक ले जाने की एक परियोजना है, जिसको 2012 में प्रारंभ किया गया और 2014 में ये जो परियोजना है ये पूर्ण हुई। तो ये नर्मदा नदी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स थे। अब हम इसके बाद फ्रेंड्स नर्मदा नदी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बने हुए हैं वो करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स सारा रिवीजन में हमारी दो चीज़ें छूट गई हैं, वो मैं आपको करा देता हूं कि नर्मदा नदी का उद्गम, तो नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिला पड़ता है फ्रेंड्स, जिला अनूपपुर, तहसील पुष्पराजगढ़, पुष्पराजगढ़, और स्थान अमरकंटक, अमरकंटक, श्रेणी आती है मैकल श्रेणी, और पर्वत आता है सतपुड़ा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो आपका है किसका उद्गम होता है? नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी हिरण है और सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी तवा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नर्मदा नदी किन किन जिलों की सीमा बनाती है, या नर्मदा की सहायक नदियां किन किन जिलों की सीमा बनाती हैं, यदि ये आपको देखना हो तो आप लास्ट क्लास देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत डिटेल में वहाँ मैंने कराया रखा हुआ है। अब हम करते हैं सारे के सारे एग्जाम में बने हुए MCQs। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये MPPSC 2016 में बना हुआ है। तवा किस नदी की सहायक नदी है? A ताप्ती, B नर्मदा, C पार्वती, D महानदी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, B नर्मदा नदी, MPPSC का क्वेश्चन था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा, चचाई। ये बना हुआ MPPSC 2016 में। तो अभी हमने देखा भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात है, भेड़ा घाट जबलपुर के पास है, धुआंधार भेड़ा घाट में है, दुग्धधारा और कपिलधारा ये दोनों कहां पर हैं? अमरकंटक में, और चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी बनाती है जो कहां पर है? रीवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी, MPPSC 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी को नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? MPPSC 2000 इसमें क्लियर नहीं है, 16 है शायद। तो मध्य प्रदेश में लंबाई पूछी गई है, तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312, और मध्य प्रदेश में कितनी है? 1077 किलोमीटर। तो ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड्स आपको 1071, 1077, 1075, 1072। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिमिलर 71, 72 और 77, 78 इस तरीके से दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा लंबाई 1077 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? 78,000 वर्ग किलोमीटर, 96,000 वर्ग किलोमीटर, 98,796 वर्ग किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स नर्मदा बेसिन का मैंने अभी आपको बताया कि 98,796 वर्ग किलोमीटर, और इसका क्षेत्र जो अपवाह क्षेत्र है वो लंबाई के हिसाब से काफी कम है। क्यों है? ये भी लास्ट क्लास में हमने किया हुआ है। मध्य प्रदेश में रेवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? MPPSC 2016, सारे 16 के ही हैं क्या? नर्मदा नदी से, एक ही नदी से इतने सारे क्वेश्चन MPPSC। अच्छा, ये इंजीनियरिंग सर्विस का है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा गया है। तो रेवा नाम किसका है फ्रेंड्स? नर्मदा नदी का उछल कूद करने वाली, पहाड़ी इलाकों में इसको प्राचीन काल में रेवा कहा जाता था। अब तो सारे के सारे नाम नर्मदा नदी को, संपूर्ण नदी को दिए जाते हैं। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? चलिए फ्रेंड्स, हमने कई बार कर लिया, बताइए।
आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, है ना। कपिल धारा और दुग्ध धारा कहाँ पर है? अनूपपुर जिले में। फिर ये था फ्रेंड्स MPPSC 2018 स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का है फ्रेंड्स। ओके, फिर नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सी नदी घाटी को विभ्रंश घाटी समझा जाता है? MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2018 कौन सी घाटी को विभ्रंश घाटी समझा जाता है? मैंने अभी आपको भ्रंश घाटी बहुत अच्छी तरह से बताया। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है नर्मदा और ताप्ती, ठीक है ना, दोनों पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो नर्मदा नदी किससे प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से। ओके फ्रेंड्स, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। इसके एक ओर विंध्याचल पर्वत है और दूसरी ओर कौन सा पर्वत है फ्रेंड्स? सतपुड़ा पर्वत है ना, दूसरी ओर सतपुड़ा पर्वत है। बीच में कौन सी नदी? नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है रिफ्ट वैली से या भ्रंश घाटी से। विंध्याचल पर्वत एक वलित पर्वत का उदाहरण है और सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत क्या होता है? अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना यहाँ पर स्थित है, विदिशा, सीधी, धार, इंदौर। तो ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स इंदौर। ओके, इस क्वेश्चन के हिसाब से। फिर नेक्स्ट, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सिंपल, नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स जोबट, हथनी नदी में एक सिंचाई नहर है, यह डैश के दाहिने किनारे पर स्थित सहायक नदी है। मतलब हथनी जोबट एक सिंचाई परियोजना है जो हथनी नदी पर है और यह डैश के दाएं तट की एक सहायक नदी है। मतलब हथनी किसके दाएं तट की सहायक नदी है? तो हम जानते हैं हथनी किसके सहायक नदी? नर्मदा की। कल मैंने आपको डिटेल में समझाया था फ्रेंड कि हथनी नदी अलीराजपुर से निकलती है, फिर धार में होती हुई बहती है और फिर अलीराजपुर में आकर के किस में समाहित हो जाती है? नर्मदा में। तो हथनी दाएं तट की सहायक नदी। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट आते हैं हम महेश्वर में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइए। तो अभी हमने देखा महेश्वर किस नदी के किनारे है? देवी अहिल्याबाई की राजधानी थी और आपका सहस्त्रबाहु कीर्तिवीर अर्जुन की भी पौराणिक रूप से राजधानी थी। तो ये भी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है महेश्वर। महेश्वर किस जिले में है? खरगोन में है। फिर आता है आपका, आप धुआंधार देख रहे हैं और संगमरमर की चट्टानों का दौरा करने की योजना बना रहे हैं, आप डैश जिले में हैं। ओके फ्रेंड्स, ये पूछा गया है PEB 2016 में। तो कहां पर है धुआंधार? भेड़ाघाट। तो आप कहां पर हैं? भेड़ाघाट में हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है फ्रेंड्स, कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर है? तो पुनासा में कौन सा डैम बनाया गया फ्रेंड्स? हम जानते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध, सबसे ऊंचा बांध इंदिरा सागर बांध और इसका जलाशय भारत का सबसे बड़ा जलाशय है ना। फिर नेक्स्ट, दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मंधाता और दर्दी किस पर है स्थित? तो नर्मदा नदी पर। कौन से जिले में स्थित है फ्रेंड्स? मैंने आपको बताया था खंडवा में स्थित हैं। ओके, तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके MPPSC के रिलेटेड क्वेश्चन। अब अदर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, तवा नहर निम्न में से किस जिले में स्थित है? तवा नहर, ये पूछा गया है PEB ग्रुप 1 ग्रेजुएट सिलेक्शन टेस्ट में। तो ये फ्रेंड्स आपका तवा नहर निम्न में से किस जिले में स्थित? होशंगाबाद, भोपाल, गुना, दतिया। वेरी सिंपल। तवा नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? तवा नदी का उद्गम होता है धार जिले के जुन्नार देव के निकट हरियागढ़ से, फिर ये बैतूल में आती है और होशंगाबाद में इसमें तवा परियोजना निर्मित है। तो तवा नहर कहां पर है? होशंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को भी कहा जाता है, अप्सरा फॉल्स को भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, पचमढ़ी के फॉल्स तवा नदी द्वारा निर्मित होते हैं। तवा नदी के द्वारा पचमढ़ी में कौन कौन से बहुत ही मनमोहक प्रपात बनाए गए हैं, जिसमें आ जाता है बी फॉल, ठीक है, रजत फॉल जिसको सिल्वर फॉल भी कहते हैं, बी फॉल, रजत फॉल, अप्सरा फॉल, अप्सरा फॉल। तो इसमें पूछा गया है अप्सरा फॉल को क्या कहा जाता है? तो फेरी फॉल्स। क्या कहा जाता है? फेरी फॉल्स। इसमें हम देख लेते हैं आंसर। ए फेरी फॉल्स, बी कुछ दिया हुआ है कबिनी फॉल्स, रजत फॉल्स, कपिल झरना। तो इसका आ जाएगा फेरी फॉल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सुनार सहायक नदी है? ए नर्मदा, बी चंबल, सी सोन, डी ताप्ती।
तो सुनार नदी सहायक नदी है किसकी? अब ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, दो सुनार सहायक हैं। एक सुनार सहायक नदी है किसकी? मध्य प्रदेश में कटनी जिले के उत्तर पश्चिमी सीमा से निकलने वाली आपकी केन नदी की सहायक है, जो कहाँ से आती है? जो सागर जिले से निकल करके फिर आपकी किस में मिल जाती है? केन में। और दूसरी एक छोटी सुनार सहायक है किसकी? नर्मदा की। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना किसने की थी? ये मैंने पहले भी आपको कराया हुआ है, श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। सरदार सरोवर बांध की जो परियोजना है वो किसकी परिकल्पना थी? जवाहरलाल नेहरू जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध है PBANM। ANM में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको इसको कई बार बता दिया है कि भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा आ जाएगा फ्रेंड्स? इंदिरा सागर बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इंदिरा सागर बांध। तो फ्रेंड्स इंदिरा सागर बांध की भंडारण क्षमता कितनी है? 12.2 अरब घन मीटर या 12.2 घन किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर निर्मित 30 बड़े बांधों की श्रृंखला में से कौन सा बांध सबसे पहले पूर्ण हुए बांधों में से एक है? बाण सागर, बरगी सागर, मेंदीखेड़ा बांध और तिगरा बांध। तो फ्रेंड्स इसमें से आपको मैंने बताया कि नर्मदा नदी पर जितने भी बड़े बांध बने हम देख चुके हैं, उनमें सबसे पहले जो निर्मित हुआ वो कौन सा था? बरगी बांध, जिसको रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना के नाम से भी जो जानी जाती है जो परियोजना। नेक्स्ट, शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के डैश पर्वतमाला में स्थित हैं। बांधवगढ़ पहाड़ियां किस पर्वतमाला में स्थित हैं? तो शहडोल जिले में कौन सा पड़ेगा? ए विंध्य पर्वतमाला, दूसरा क्या दिया हुआ है? सह्याद्री, तीसरा सतपुड़ा, डी नीलगिरी। तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स बांधवगढ़ की पहाड़ियां विंध्य पर्वतमाला से है। जो अमरकंटक है वहां पर विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत दोनों का मिलन स्थल है अमरकंटक, तो यहां पर आ जाएगा विंध्य पर्वतमाला, क्योंकि उत्तर की ओर से क्या आएगी? विंध्याचल सीरीज, और दक्षिण की ओर से क्या आएगी? मैकल, और बांधवगढ़ उत्तर में है तो विंध्य पर्वतमाला, सतपुड़ा नहीं आएगी। इधर आ जाइए। फिर नेक्स्ट आ जाता है ओमकार मंधाता का मंदिर स्थित है। ए नर्मदा पर, बी सिंधु पर, सी कावेरी पर, डी गंगा पर। तो ओमकारेश्वर कहां पर स्थित है फ्रेंड्स? नर्मदा नदी पर द्वीप है। और ये क्वेश्चन आपका 2021 प्री में आया है कि ओमकारेश्वर को किस नाम से जाना जाता था? तो मंधाता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जल ग्रहण मिशन, ये मैं आपको करवा चुका हूं, राजीव गांधी वाटरसाइड मिशन। फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है। नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है क्योंकि ए यह एक दरार घाटी से होकर गुजरती है, यह पश्चिम की ओर बहती है, यह कई सहायक नदियों के पास से होती हुई बहती है, यह एक छोटी नदी है। तो एक दरार घाटी से होकर के बहती है, इसलिए अलग पैटर्न दर्शाती है। नर्मदा नदी का जो पैटर्न है वो वृक्षाभ पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? वृक्षाभ पैटर्न है। अब वृक्षाभ पैटर्न क्यों है? क्योंकि नर्मदा नदी इस तरीके से पूरी बह रही है और उत्तर में विंध्याचल है और दक्षिण में सतपुड़ा। तो सतपुड़ा से निकलने वाली छोटी छोटी नदियां इस तरह से आकर के मिलती हैं, वहीं विंध्याचल से आने वाली नदियां मिलती हैं। तो ये एक किस तरीके का? इस तरीके का ये और ये वृक्ष के आकार में ये जो है बहती हुई प्रतीत होती है। तो कौन सा पैटर्न दर्शाती है? वृक्षाभ पैटर्न। तो यह एक दरार घाटी से होकर गुजरती है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकल पहाड़ियां विभिन्न नदियों का स्रोत हैं। ओके, और इसलिए इसको डैश कहा जाता है। तो विभिन्न जो नदियों का स्रोत होती हैं उसको कहते हैं वाटर शेड। तो इसको क्या कहा जाता है? वाटर शेड। कौन कौन सी नदियां निकलती हैं मैकल श्रेणी से? तो मैकल श्रेणी से नर्मदा नदी निकलती है, सोन और भद्र दो धाराएं निकलती हैं जिनके मिलने से फिर सोन नदी बन जाती है, जोहिला नदी भी निकलती है। तो ये इन सब नदियों का उद्गम कहां से होता है? मैकल श्रेणी से होता है। जब हार्ड और सॉफ्ट चट्टानें वैकल्पिक व्यवस्थित हों तब नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां इन चट्टानों के माध्यम से प्रवाहित होती हैं और सॉफ्ट चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करती हैं। इस सुविधा को कहा जाता है ब्लॉक पर्वत, दरार घाटी,
झरने, उतार। तो जो नदियां हैं वो सॉफ्ट चट्टानों को काटते हुए बहती हैं तो दरार बनाती हैं, तो नदियों द्वारा जब अपर्दन होता है तो उसको दरार घाटी कहते हैं। ओके, ब्लॉक पर्वत क्या है? वो तो जमीन के धंस जाने से जो दूसरा भाग ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है वो ब्लॉक पर्वत है, जैसे सतपुड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी के खंडवा जिले में स्थित बांध का नाम बताइए जिसमें भारत का सबसे बड़ा संभरण है। तो भारत का सबसे बड़ा संभरण इंदिरा सागर बांध, खंडवा जिले का बांध पुनासा डैम या इंदिरा सागर बांध, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां पश्चिम की ओर बहती हुई डैश में मिलती हैं। पीईबी एएनएम का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया। अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो नर्मदा, ताप्ती, माही तीनों नदियां कौन सी मिलती हैं? अरब सागर में। और ये तीन नदियां ही पूर्ण अपवाह प्रतिरूप रखती हैं मध्य प्रदेश की नदियों में, बाकी सभी नदियां सहायक नदियां हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका डैश एंड डैश नदियां, ओंकारेश्वर डैश और डैश। अरे किस तरह का क्वेश्चन है भाई, कि क्वेश्चन ये है कि ओंकारेश्वर डैश और डैश नदियों के सम्मिलन पर स्थित है। अभी हमने किया कि ओंकारेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो ओंकारेश्वर नर्मदा और कावेरी नदियों के संगम पर स्थित है। कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है फ्रेंड्स? नर्मदा और कावेरी के संगम पर। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये साउथ वाली कावेरी नहीं है, एक स्थानीय नदी है हमारे एमपी की, वो वाली कावेरी नदी। नेक्स्ट फिर आ जाएगा फ्रेंड्स, एक गहरा चैनल जिसके माध्यम से नर्मदा और ताप्ती समुद्र में मिलती हैं को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, डेल्टा, फ्लड प्लेन, सेतु, मुहाना। मुहाना मतलब एस्चुरी। तो हम जानते हैं नर्मदा और ताप्ती नदियां क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। नर्मदा की जो एस्चुरी है वो 27 किलोमीटर लंबी है और उसी में आपका कौन सा द्वीप है? अधियाबेट द्वीप स्थित है। नेक्स्ट हम चलते हैं, रेवा कुंड डैश में स्थित है? उज्जैन, इंदौर, चंदेरी, मांडू। तो रेवा कुंड, रेवा कुंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेवा कुंड आपका कहां पर स्थित है? रेवा कुंड स्थित है आपका मांडू में, जिसे बाज बहादुर ने बनवाया था। हिंडोला महल, जहाज महल, ये सब कहां स्थित है? रानी रूपमती महल, मांडू में। रेवा कुंड भी कहां पर है? मांडू में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नर्मदा नदी की औसत लंबाई लगभग कितनी है? ए 1000 किलोमीटर, बी 1300 किलोमीटर, सी 515 किलोमीटर, डी 3200 किलोमीटर। बताइए फ्रेंड्स, अब तो बन ही जाएगा 1300 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 1312। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल धारा, मंदार, दुग्ध धारा में क्या समानता है? तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। कपिल धारा, मंदार और दुग्ध धारा तीनों झरने हैं और तीनों कौन सी नदी द्वारा बनाए जाते हैं? नर्मदा नदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है, आपको मालूम है कौन सा बांध है? बरगी बांध, सरदार सरोवर बांध, तिगरा बांध, बारना बांध। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ सरदार सरोवर बांध दिया हुआ है, तो सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बांध इंदिरा सागर है, लेकिन सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है। और मध्य प्रदेश पर सबसे बड़ा बांध कौन सा? इंदिरा सागर। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा और तीसरा सबसे ऊंचा बांध है कौन सा? सरदार सरोवर। नेक्स्ट हम आते हैं, बरगी परियोजना डैश नदी पर स्थित है? ए नर्मदा, बी महानदी, सी सोन, डी चंबल। आपको मालूम है बरगी परियोजना रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बरगी डैश नदी की एक सहायक नदी है, तो बरगी किसकी सहायक नदी हो जाएगी? नर्मदा की सहायक नदी है। रानी अवंतीबाई लोधी सागर डैश नदी क्षेत्र में स्थित है? अभी वही चीज है, 3 बार से लगातार वही क्वेश्चन। तो यह है पीबीएनएम 2016 का क्वेश्चन नर्मदा पर। कोरल सिंचाई परियोजना जिला को लाभ पहुंचाती है? कोरल सिंचाई परियोजना किस जिले को लाभ पहुंचाती है? ध्यान दीजिएगा, कोरल सिंचाई परियोजना इंदौर। किसको लाभ पहुंचाती है? इंदौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये नर्मदा नदी बह रही है, आप देख रहे हैं यहां पर नर्मदा नदी बह रही है। और हम जानते हैं बैतूल की मुल्ताई की पहाड़ी से निकलने वाली कौन सी? ताप्ती नदी। तो नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ए 1312, बी 1210, 3210 और डी 5612। तो 1312 किलोमीटर। रजत जलप्रपात कहां स्थित है? जस्ट अभी मैंने बताया, सागर में, रीवा के निकट, अरावली श्रृंखला में, पचमढ़ी में। सिल्वर फॉल रजत प्रपात कहां पर स्थित है फ्रेंड्स? पचमढ़ी में।
ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत डैश नदी है, नर्मदा, साबरमती, खान, क्षिप्रा। तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का पानी इंदौर शहर में ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका, वैसे तो खान नदी भी इंदौर में बहती है, लेकिन इसमें से आंसर आपका पानी आपूर्ति का मुख्य स्रोत नर्मदा नदी हो जाएगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी द्वीप है। मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा? ओमकारेश्वर। ठीक है फ्रेंड्स, कौन से जिले में है ओमकारेश्वर? तो खंडवा, खंडवा के एकदम उत्तर पश्चिम शोर में स्थित है ओमकारेश्वर। इसको क्या कहा जाता है? मंधाता। कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं यहाँ? ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। नेक्स्ट आ जाता है, कपिलधारा झरना कहाँ स्थित है? अभी बताया आपको, अमरकंटक में। फिर उस नदी का नाम बताइए जो बड़वानी जिले के उत्तरी भाग को छूती है। बड़वानी जिले के उत्तरी भाग को छूती है। तो फ्रेंड्स यहां ध्यान दीजिएगा, यह है बड़वानी जिला। बड़वानी जिला और धार जिला की सीमा बनाते हुए बड़वानी जिले के उत्तर से कौन सी नदी बह रही है? नर्मदा। तो बड़वानी जिले के उत्तरी भाग को कौन सी नदी छूती है? नर्मदा छूती है। वह नदी जिसके नाम का अर्थ गिवर ऑफ प्लेजर है। गिवर ऑफ प्लेजर, रिवर ऑफ प्लेजर होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो रिवर ऑफ प्लेजर किसका नाम हो जाएगा? नर्मदा। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बरगी बांध, बी ओमकारेश्वर बांध, सी इंदिरा सागर बांध, डी बाण सागर बांध। तो हम जानते हैं बरगी बांध जबलपुर में, ओमकारेश्वर खंडवा में, और आपका इंदिरा सागर भी खंडवा में। बाण सागर बांध जो है वो सोन नदी पर है और शहडोल के देवलोद में बना हुआ है। तो ये इसका आंसर हो गया सोन नदी। फिर नेक्स्ट, तवा जलाशय डैश के निकट स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य, कोलार और हलाली बांध, रानी अवंतीबाई सागर और सुक्ता सागर, व्यारमा और बरना नदियों के बीच में। तो आपको मालूम है तवा जलाशय होशंगाबाद में, होशंगाबाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है ना। तो ये कहां पर आ जाएगा? सतपुड़ा और बोरी अभ्यारण्य के पास स्थित है। फिर नेक्स्ट, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा सबसे बड़ी सहायक है नर्मदा की सहायक नदी है, और सबसे लंबी हिरण। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। ओके फ्रेंड्स, फिर आते हैं हम, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो नर्मदा नदी। फिर आ जाएगा, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी प्रमुख नदी बहती है? जस्ट अभी हमने देखा, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी में या रिफ्ट वैली में बहती है नर्मदा नदी। ओके फ्रेंड्स, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना हमने कर लिया। कपिलधारा, मंदार, धुआंधार में क्या समानता है? ये भी हमने कर लिया। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कर लिया। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो अमरकंटक है। फिर बंजर नदी परियोजना डैश घाटी में स्थित है? ए नर्मदा, बी यमुना, सी चंबल, डी गंगा। तो हम जानते हैं बंजर नदी, बंजर नदी छत्तीसगढ़ के बंजारपुरा राजनाथ गांव से निकलती है और बालाघाट और मंडला में बहती हुई किसमें मिल जाती है? आपकी नर्मदा नदी में। तो किससे रिलेटेड हो जाएगी? बंजर नदी की परियोजना। तो बंजर नदी की परियोजना आपकी रिलेटेड हो जाएगी नर्मदा नदी से। ऑप्शन ए नर्मदा नदी। फिर आपका आ जाता है अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है? तो शिव पुत्री कौन? नर्मदा नदी। ओके फ्रेंड्स, रुद्र कन्या शिव पुत्री संक्री भगवान शिव से उत्पन्न होने के कारण ही कहा जाता है। फिर आपका आता मैकल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। अभी देख लिया हमने मैकल रेंज से सोन, नर्मदा और जोहिला। फिर आता है नर्मदा नदी की औसत लंबाई हमने देख ली। चलिए, बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। फिर नर्मदा नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो गंगा, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। तो खंबात की खाड़ी अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मध्य भारत के पठार क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है? जामनेर, चंबल, काली सिंध, पार्वती। मैंने आपको बताया था जामनेर का क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें आज देखो, मध्य भारत में पार्वती बहती है, ठीक है, काली सिंध बहती, चंबल बहती, जामनेर नहीं बहती, क्योंकि जामनेर हम देख चुके हैं। जामनेर नदी देवास में आकर के फिर नर्मदा में मिल जाती है। तो मध्य भारत के पठार में नहीं बहती। मध्य भारत
पठार हाफ मुरैना से स्टार्ट होता है, हाफ शिवपुरी, फिर गुना को कवर करते हुए इस तरीके से मंदसौर और नीमच में विस्तृत है। तो यहां पर जामनेर नदी नहीं बह रही है। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा, चचाई। तो हम जानते हैं दुग्धधारा। ओके फ्रेंड्स, ये थी हमारे सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और सारे के सारे एग्जाम्स के एमसीक्यूज की क्लास। होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो आपके लिए सफलता प्राप्त करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।